हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन बनकर आएगा, उसको भी प्रेस कर लेना। आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिटेल क्विज के साथ दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। आपको डिटेल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेजा जाता है। टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी पीडीएफ दी जाएगी और वन लाइनर के रूप में भी पीडीएफ डेली की मिल जाया करती है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों की डील कब की थी? तो 2016 में की थी। ई परिवहन सुविधा लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या वर्ल्ड रेड क्रीसेंट डे भी इसे कहा जाता है। रेड क्रीसेंट डे याद रखना है आपको। देखिए दोस्तों, ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ? ये मनाया जाना शुरू हुआ 1948 से। पहली बार 1948 में मनाया गया था, लेकिन आधिकारिक मान्यता मिली 1984 में। ये हेनरी ड्यूनेंट की याद में मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 8 मई को इनकी जयंती होती है। क्यों इनकी जयंती पर मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 1859 में 1859 में दोस्तों इटली में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था सल्फोरिनो में, इटली के सोल्फेरिनो में। तो वहाँ पर युद्ध में 40,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। तो उस युद्ध में ये किया क्या करते थे, गांव वालों के साथ मिलकर के सैनिकों की मदद किया करते थे। ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट जो थे, तो इनकी इसी मदद की भावना को लेकर के, यानी मानवीय जिंदगियों को बचाने को लेकर के ये दिवस मनाया जाता है, इन्हीं की जयंती के अवसर पर। ठीक है, तो इन्होंने ही रेड क्रॉस की स्थापना की थी। तो जो रेड क्रॉस संगठन था वही सैनिकों की मदद किया करता था, घायल सैनिकों की मदद किया करता था। क्लियर। इनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था, इस वजह से 8 मई का दिन हम लोग चुने हैं। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। क्या है? टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। कहीं कहीं पर आज आपको थीम अनस्टॉपेबल दिखेगी, लेकिन पूरी थीम यही है, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। क्लियर। कल ही मैंने आपको मई महीने के अभी तक के आए इंपॉर्टेंट डे को रिवाइज कराया था। तो आज आप लोग की बारी है। मई मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? तो पश्चिम बंगाल के नए विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों बन गए हैं बिमन बंदोपाध्याय। कौन? बिमन बंदोपाध्याय जी। ये लगातार तीसरी बार बने हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अध्यक्ष। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधान परिषद तो है नहीं, केवल विधानसभा है, और विधानसभा के अध्यक्ष लगातार तीसरी बार बने हैं तृणमूल कांग्रेस के विधायक बिमन बंदोपाध्याय जी। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस ने ही अभी हाल ही में वहाँ पर जीत हासिल की है। तीसरी बार वहाँ पर भी चुनाव जीता गया है। ममता बनर्जी जो कि इसकी चीफ हैं, वो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं, अभी हाल ही में बनी हैं। ठीक है, 2 मई को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए। 5 राज्य कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और एक यूनियन टेरिटरी है इसी में, पुडुचेरी। ठीक है, कि सीएम के बारे में अगर बात करें तो ममता बनर्जी जी ये तो पश्चिम बंगाल की सीएम बनी हैं, और MK स्टालिन बने हैं तमिलनाडु के सीएम, और पुडुचेरी के सीएम रेंगास्वामी बने हैं। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में DRDO ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए कौन सी दवा बनाई? तो अभी हाल ही में DRDO ने दोस्तों 2DG नाम की एक दवा विकसित की है। 2DG नाम से DRDO ने इसे डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर के बनाया है। किसके साथ? डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर के। ये कोविड मरीजों के लिए है, यानी कोविड-19 से जो पीड़ित मरीज हैं उनके लिए है। अगर वो संक्रमित होते हैं और पहले दिन में ही उनको ये दवा दी जानी शुरू कर दी जाती है तो जल्द ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। अभी शुरुआती कुछ ट्रायल्स में तो ये भी पाया गया कि 2 से ढाई दिनों में ही रिकवर कर गए हैं कोविड-19 के पेशेंट जो हैं। तो इसको DRDO की एक लैब है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, इसने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिल करके ये दवा विकसित की है। इस दवा का पूरा नाम है 2-deoxy-D ग्लूकोज। क्या है?
2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। अब यहाँ पर 2 आपको इसलिए दिख रहा है दोस्तों क्योंकि ये दवा जो है वो दिन में 2 बार दी जानी है, शायद यही कारण से इसके नाम में 2 आगे जोड़ा गया है। दिन में 2 बार ये दवा को खाने से रिकवर कर जाते हैं कोविड-19 के पेशेंट। ओके, क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। डीजीसीआई मतलब ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इसने मंजूरी भी दे दी है, इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। क्लियर बिल्कुल। अब आया है डीआरडीओ के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी डीआरडीओ एक बार और चर्चे में आया था जब इसने 5वीं पीढ़ी की 5th जनरेशन की पाइथन मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया था अपने तेजस फाइटर जेट से। इसके साथ ही डीआरडीओ एक बार और चर्चे में आया था जब इसने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों हुई है 1 जनवरी 1958 को 1958 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और जी सतीश रेड्डी जी हैं इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष। अगला देखते हैं, किस कंपनी ने yahoo.in को खरीदने के लिए $44 बिलियन का ऑफर दिया? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दोस्तों yahoo.in को खरीदने के लिए याहू इंक को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफर किया है। ये कितना होता है रुपए में? रुपए में होता है दोस्तों 3.3 लाख करोड़ रुपए। तो इतने की डील करने के लिए ऑफर किया है और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा है कि प्रति शेयर ये $31 नगद देगा और स्टॉक की पेशकश भी करेगा। फिलहाल अभी ये डील हुई नहीं है लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी डील्स में से एक होगी। अगर हो जाएगी तो $44.6 बिलियन की ये डील होगी। ठीक है, याहू अगर बात करें, याहू एक सर्च इंजन है दोस्तों। इसके पास 50 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं जो हर महीने न्यूज़, फाइनेंस आर्टिकल्स वगैरह के लिए आते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं। इसके पास अपना ईमेल सर्विसेज भी है दोस्तों, जो आप लोग याहू मेल यूज करते हो। ठीक है, जैसे गूगल का है जीमेल, ठीक है, ऐसे ही याहू मेल भी यूज किया जाता है। याहू की स्थापना हुई थी 1994 को। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। संस्थापक इसके जेरी यंग और डेविड फिलो थे। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। संस्थापक बिल गेट्स और इनके दोस्त पॉल एलन थे। सत्या नडेला जी इसके सीईओ हैं। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो पहला देश बन गया है कनाडा। कनाडा ने दोस्तों फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दिया है। ये बच्चों के लिए मंजूरी दिया है। ठीक है, बच्चों के लिए, यानी कि 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है कनाडा में। कौन सी वैक्सीन होगी? फाइजर वैक्सीन होगी। फाइजर वैक्सीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो कनाडा के बच्चों के लिए ये मंजूरी मिल चुकी है। अभी दिसंबर 2020 में 16 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों के लिए मंजूरी वहाँ पर मिली थी। जैसे अभी 1 मई से इंडिया में 18+ 18 से 45 तक के, 18 से 44 कहें या तो, ठीक है, 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए हमारे भारत में 1 मई के बाद से मंजूरी मिली है। ऐसे ही वहाँ पर 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, फाइजर बायोटेक कोविड वैक्सीन को। वहाँ पर क्योंकि आबादी कम है, जनसंख्या कम है, तो तेजी से वैक्सीनेशन भी हो रहा है। लेकिन अगर डाटा की बात करें तो दुनिया में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन इंडिया में हो रहा है और सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन भी इंडिया में ही हुआ है। क्लियर। अब आया है कनाडा। कनाडा देखते हैं वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में। आ जाइए, पहले हम लोग अफ्रीका पार करते हैं, ऊपर यूरोप है, इसके बाद आ जाते हैं इधर अमेरिकी महाद्वीप में। नीचे ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ऊपर जो है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऊपर जो ये देश है ये है कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या होती है? ओटावा। क्या है? ओटावा। यहाँ के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। यहाँ की करेंसी क्या होती है? कनाडाई डॉलर। अच्छा, कनाडा दोस्तों देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे द्वीप इसमें बहुत सारे बने हुए हैं, छोटे छोटे ये द्वीप है। ठीक है, और इन्हीं द्वीपों की वजह से इसकी जो तटीय सीमा है, कोस्टल बॉर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया में कोस्टल बॉर्डर सबसे ज़्यादा किस देश का है, तो आप बताएंगे कनाडा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी ने 20 जुलाई 2021 को अपना पहला अंतरिक्ष यात्री दल लॉन्च करने की घोषणा की? तो दोस्तों ब्लू ओरिजिन ने। ब्लू ओरिजिन जो है ये अमेजन कंपनी के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, इन्हीं की एक कंपनी है, इनकी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है ब्लू ओरिजिन। और इसने अभी घोषणा की है कि 20 जुलाई 2021 को ये अपना पहला अंतरिक्ष यात्री दल लॉन्च करेगी।
अंतरिक्ष यात्री दल यानी कि अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाएगी। कितने यात्रियों को? 6 यात्रियों को ले जाएगी। ठीक है, इसके रॉकेट का नाम है न्यू शेपर्ड और इसी रॉकेट से ये 6 यात्रियों को ले जाएगी। 20 जुलाई का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 20 जुलाई को ही दोस्तों अपोलो 11 की जो मून लैंडिंग हुई थी, अपोलो 11 उसकी सालगिरह है। ठीक है, एनिवर्सरी है, इसी वजह से ये दिन चुना गया है। अपोलो 11 मिशन तो आप लोग जानते ही होंगे, नील आर्मस्ट्रांग वगैरह ने, इन लोगों ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। अपोलो 11 मिशन के तहत ही नासा का ये मिशन था। क्लियर? चलिए, तो ब्लू ओरिजिन जो है ये अमेजन कंपनी की है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। चलिए, और स्पेस एक्स जो है ये भी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और ये टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क, उनकी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। अगला देखते हैं, विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों विटालिक बुटेरिन। विटालिक बुटेरिन ये रशियन कनाडियन एक पर्सन है, व्यक्ति हैं, और अभी इनकी उम्र है महज 27 वर्ष। 27 वर्षों की ही उम्र में ये दुनिया के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर बन गए हैं। इनके पास जो क्रिप्टो करेंसी है ETH या जिसे ईथर कहते हैं, ईथर नाम की क्रिप्टो करेंसी इनके पास 1 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। और अभी ईथर की क्रिप्टो करेंसी की जो कीमत चल रही है वो चल रही है $3000 से ज़्यादा। इस टाइम पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी जो है इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक अभी डॉग कॉइन आपने सुना होगा, डॉग कॉइन, इसकी भी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बिटकॉइन तो आप लोग सुनते ही आ रहे हो, बिटकॉइन। ठीक है, ऐसे ही ईथर भी है। ये सभी जो हैं ये वर्चुअल करेंसी हैं। क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी, आभासी मुद्रा जिसे कहते हैं, ये इंटरनेट मुद्रा है, इंटरनेट की करेंसी है। देखिए, इसकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, लोगों में कन्फ्यूजन भी होता है कि लोग इसको क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कारण ये है दोस्तों, अगर मान लीजिए हम डॉलर यूज़ करते हैं या मान लीजिए हम रुपया यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जहाँ भी कहीं कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करना होता है तो सरकार की नज़र इस पर रहती है और सरकार को भी एक बड़ा पार्ट देना पड़ता है टैक्स के रूप में। ऐसे ही डॉलर हुआ या कहीं भी यूरो हुआ, कहीं भी कोई भी मुद्रा हुई, तो अगर बड़ा ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें टैक्स देना पड़ जाता है वहाँ की गवर्नमेंट को। लेकिन जो ये इंटरनेट मुद्रा होती है, वर्चुअल करेंसी होती है, इसमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। ये वर्चुअली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है और ये समझ लीजिए एक प्रकार से जैसे हवाला होता है ना, उसी प्रकार से ये भी काम करता है। यानी कि जैसे हमारे पास इतना करेंसी है तो आपको वहाँ पर उस जगह पर उतना कैश दे दिया जाएगा उस करेंसी, वहाँ की करेंसी के रूप में, और उसके बदले में आपको आभासी मुद्रा खरीद लेनी होगी। वही आभासी मुद्रा आप लोग दूसरी जगह पर बेच दोगे और वहाँ पर जो व्यक्ति होगा, जो पर्सन होगा, उस आभासी मुद्रा को यानी वर्चुअल करेंसी को अगर बेचना चाहेगा, सेल करना चाहेगा तो सेल कर लेगा, रखना चाहेगा तो रख सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये काम करता है। तो इस टाइम पर क्योंकि आने वाला ज़माना जो है ये बहुत तेज़ी से वर्चुअल करेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसी वजह से लगातार इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइस इसके घटते भी हैं, अचानक से भी गिरते हैं। चलिए अगला देखते हैं, गोवा के नए लोकायुक्त कौन बने? तो गोवा के नए लोकायुक्त बन गए हैं दोस्तों अंबादास हरिभाऊ जोशी। अभी हाल ही में अंबादास हरिभाऊ जोशी को गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, तो इनको शपथ दिलाई गई। किसने शपथ दिलाया इनको? महाराष्ट्र और गोवा के वर्तमान में जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने शपथ दिलाई है। अब आप सोचोगे, अभी तो मैंने आपको उस दिन बताया कि सुनील अरोड़ा जी नए गवर्नर बन गए हैं गोवा के। देखिए, अभी 16 अप्रैल को दोस्तों एक न्यूज़ एजेंसी ने एक आर्टिकल पब्लिक किया और उसमें ये बताया कि सुनील अरोड़ा नए राज्यपाल हो सकते हैं गोवा के। इसके बाद क्या था? इसके बाद जितनी भी न्यूज़ एजेंसियाँ हैं धीरे धीरे सभी लोग कवर करना स्टार्ट कर दी सुनील अरोड़ा को नया राज्यपाल बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में जब प्रेशर पड़ने लगा, सुनील अरोड़ा को खुद सामने आकर के कहना पड़ा। 30 अप्रैल के आसपास इन्होंने खुद आकर के कहा कि गोवा के राज्यपाल के रूप में जो खबरें फैलाई जा रही हैं ये रॉन्ग है, ये गलत है। तो इस प्रकार से सुनील अरोड़ा दोस्तों ये गोवा के राज्यपाल नहीं हैं। ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। अभी कौन है? अभी भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, जो कि ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इनको गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से इन्होंने ही शपथ दिलाई है अंबादास हरिभाऊ जोशी को गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में। क्लियर? बिल्कुल। गोवा आया है, गोवा के बारे में बात करते हैं। गोवा देखिए मैप में ये रहा। ठीक है, 30 मई 1987 को इसे राज्य का दर्जा मिला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक से अपना बॉर्डर शेयर करता है गोवा। गोवा की राजधानी होती है पणजी। प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है करंट टाइम पर भगत सिंह कोश्यारी।
यहाँ का हाई कोर्ट भी पड़ता है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए? तो दोस्तों अभी हाल ही में हैदराबाद में है एक नेहरू जूलॉजिकल पार्क, इसमें 8 एशियाई शेर जो हैं ये कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बहुत ही बुरी खबर है। एक तो एशियाई शेरों की संख्या वैसे ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसमें 8 शेर जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में ये स्थित है। अभी वहाँ पर RT-PCR टेस्ट किया गया तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उसमें 25 कर्मचारी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, तो बाकी शेरों को हालांकि अलग कर दिया गया है और अभी 8 एशियाई शेर जी जो हैं वही कोविड पॉजिटिव है। अच्छा, जानवरों में भी कोविड अब आ गया है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको याद हो अगर तो क्वेश्चन एक दिया था कि रूस जो है ये पहला देश बन गया है दुनिया का जिसने जानवरों के लिए वैक्सीन डेवलप की है। ठीक है, याद रखना है। अगला, हाल ही में कहाँ पर कोविड से ठीक हुए मरीजों में काले कवक होने की रिपोर्ट मिली है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सूरत में, गुजरात के सूरत में कोविड से ठीक हुए मरीजों में काले कवक होने की पुष्टि मिली है। ये काले कवक क्या होते हैं? काले कवक को दोस्तों श्लेष्मा के नाम से भी जाना जाता है, म्यूकस के नाम से भी जाना जाता है। कोविड-19 के जो पेशेंट थे अब रिकवर कर चुके हैं, ऐसे मरीजों में काले कवक पाए गए हैं। काले कवक से क्या हुआ है? इसकी वजह से दोस्तों 8 से ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। ये अपने आप में बहुत बुरी बात है। यानी कोविड-19 बीमारी अगर होती है किसी को और अगर वो रिकवर कर जाता है तो उसमें कई केसेस में अभी देखने को मिल रहा है कि कुछ की रोशनी चली गई है, कुछ को धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये इसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट है जो कि बहुत बुरा है। अगर ऐसा होता है तो समझिए कोविड महामारी तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डाल करके जाएगी मानव जीवन पर। तो फिलहाल गुजरात के सूरत जिले में अभी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। 8 लोगों से ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है और कुछ को धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कोविड से रिकवर हो गए हैं उनको। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थैलेसेमिया डे दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मई को। 8 मई को ही ये भी मनाया जाता है वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। ये दोस्तों एक अनुवांशिक रोग है। रोग क्या कहें कि अगर एक ब्लड डिसऑर्डर है, रक्त विकार है, अनुवांशिक रूप से है, यानी कि माता पिता से ही मिलता है बच्चों को भी। ठीक है, तो 8 मई को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है, इसकी रोकथाम के लिए, ट्रांसमिशन से बचने के लिए। इस बार की थीम रखी गई है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। ये है इस बार की थीम थोड़ा लंबी है, इस वजह से पूछे जाने के चांसेस कम हैं। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 11 क्वेश्चंस करंट अफेयर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक करना मत भूला कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर देना है आपको। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। और आज राज्य व्यवस्था की वीडियो अपलोड हुई है वीडियो कोर्स में, आप लोग जाइए उसको देख लीजिए। उसमें संविधान के प्रमुख भागों के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में डिटेल बताया गया है। साथ ही साथ आपका जो भी डाउट होता है कि 25 भाग कैसे होते हैं, 22 भाग कैसे होते हैं, अनुच्छेद 395 कैसे होते हैं, 470 कैसे हो जाते हैं, इसका भी डाउट क्लियर किया गया है। तो ये वीडियो आपको वीडियो कोर्स सेक्शन में MZT ऐप पर SSC GD कांस्टेबल की वीडियो कोर्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, गीता मित्तल निम्न में से कहाँ की पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी? अगला, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने MK स्टालिन किस पार्टी से हैं? इनकी पार्टी का क्या नाम है? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल आंसर कीजिएगा। दोस्तों SSC GD कोर्स के साथ साथ आप लोग हिंदी का कोर्स भी ले सकते हो। हिंदी का कोर्स भी आया हुआ है। अगर आप UPSI, PET, RO, TET, लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हो या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है तो ये कोर्स आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है MZT ऐप का। कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।